मुझे मिला था, तो आप लोगों को यहीं पर मैंने आमंत्रित किया था, यहीं पर हम लोगों ने साथ में भोजन किया था। अब भोजन के साथ कुछ चर्चा हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हॉल में। हमेशा रीवा के पत्रकार बंधुओं को इस बात की हमेशा चिंता रहती थी कि आप मंत्री बने हैं तो अब रीवा को क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी देखना चाहता हूँ कि मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई, उसमें विभाग आवंटन के बाद मैंने उनको पहले धन्यवाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की आपने रीवा में घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि 30 सितंबर को आप उसका शुभारंभ कर दें। लक्ष्मण बाग के भव्य परिसर में भवन भी है, स्थान भी है, गौरवशाली इतिहास संस्कृत से जुड़ा हुआ भी है। वहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में जितने संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उसमें से आधे हमारे विंध्य क्षेत्र में हैं और आधे फिर बाकी मध्य प्रदेश में हैं। विश्वविद्यालय उज्जैन में आपकी घोषणा के बाद खुल गया था, तब भी मैंने अशासकीय संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत किया था कि हमारा अधिकार है ये हमको मिलना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी तो वहाँ पर घोषणा कर दिया, वहाँ पर खुल रहा है, लेकिन रीवा में भी विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, इसके लिए ज़रूर हम फैसला करेंगे। तो मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कैबिनेट की बैठक के तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को बुलाकर मुख्य सचिव के साथ उन्होंने बैठक किया। जिसमें मुख्यमंत्री थे, मैं था, मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव थे और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। और ये तय हुआ कि तत्काल लक्ष्मण बाग में जो भवन है एसएफ के, जो वहाँ पर एक कंपनी रहती है, उसको खाली कराया जाए। वहाँ पर PWD से एस्टिमेट बनाया जाए कि उसमें कितना रिपेयरिंग होगा, कितना फर्नीचर लगेगा, कितना कंप्यूटर लगेगा, कितना 5 कोर्सेज को शुरू से शुरुआत होगी, कितना प्रोफेसर लगेंगे, कितने लेक्चरर लगेंगे। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जनवरी में ही वो अगले कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंच जाएगा और सारा जो 8, 10, 15 करोड़ का जो भी 20 करोड़ जो भी लगेगा वो स्वीकृत हो जाएगा और 30 सितंबर को मुख्यमंत्री जी लक्ष्मण बाग के उस परिसर का शुभारंभ कर देंगे, जहां पर संस्कृत के पुराना गौरवशाली इतिहास फिर से स्थापित हो सके। ये कार्यकाल की एक बहुत ही हाई अध्ययन। उज्जैन में पाड़ली विश्वविद्यालय के जाने के बाद APS विश्वविद्यालय से संबद्धता हट गई और परीक्षा के लिए अन्य कार्यों के लिए लोगों को उज्जैन आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तो अभी ये तय हुआ है कि यहाँ पर हम एक ऐसा फुल फ्लेजेड केंद्र शुरू कर देंगे, उसी का एक केंद्र यहाँ शुरू कर देंगे और साथ ही साथ आने वाले समय में इसको अपग्रेड करके इसको स्वतंत्र विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जाएगा। तो चूँकि अब आचार संहिता जल्दी लगने वाली है, इसलिए हमने कहा कि अभी तो आप यहाँ पर केंद्र शुरू कर दीजिए और विश्वविद्यालय खुलने में यदि 80 करोड़ लगना है तो केंद्र खोलने में भी 25-30 करोड़ से कम नहीं लगेगा। तो 25-30 करोड़ रुपए का काम अभी शुरू हो जाए और फिर उसको बाद में फाइनेंस से लेके पूरी औपचारिकताएं पूरी करा के फिर उसको अपग्रेड। तो जो प्रेसी बनेगी, जयराम शुक्ला जी ध्यान से सुन रहे हैं, कि जो प्रेसी बनेगी उस प्रेसी में ये लिखा रहेगा जो कैबिनेट जाएगी, इसको बाद में अपग्रेड किया जाएगा।
तो उससे फिर वो स्वतंत्र विश्वविद्यालय का उसका जो रूप है वो उसी दोबारा कैबिनेट में नहीं आना पड़ेगा, वही अपग्रेड हो जाएगा। तो एक ये है। बाकी आज सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, दिल्ली की तस्वीर और तस्वीर को बदलने का काम शुरू हो चुका है। 500 करोड़ की लागत का हवाई अड्डा बन रहा है। पहले शुरू में यह था कि 19 सीटर प्लेन चलेगा, लेकिन हमने बात किया, हमने कहा 19 सीटर प्लेन को लोग प्लेन नहीं मानते हैं, 72 सीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जो काम चल रहा था उसी में, उसी ठेकेदार के स्कोप में 1400 मीटर का जो रनवे है उसमें उसको 1800 मीटर करने का जोड़ दिया गया है। तो जी ATR 72 चलने के लिए 1800 मीटर का रनवे चाहिए। पहले ये 1200 था, फिर बीच में हमने इसको 1400 करवाया था, अब वो 1800 होगा। इसी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से टेंडर नहीं होगा, नहीं तो पहले सेकंड फेज में जा रहा था वो। और उनका सेकंड फेज का टेंडर में तो जैसे भोपाल का एक टर्मिनल है वैसा बनेगा, उसमें तो समय लगेगा, लेकिन हमको तो अभी 72 सीटर प्लेन उड़ाना है, तो इसके लिए रनवे हो जाए 1800 मीटर। तो उसको सिंधिया जी ने मान लिया और उसी टेंडर में उसको ऑर्डर जारी हो गया है कि आप उस रनवे का भी काम करिए, टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ, ATC टावर के साथ साथ इस काम को भी आप करिए, जिससे कि समय खराब न हो नए टेंडर करने का। और हम मार्च तक का समय उसका बढ़ा दिया गया है, जो सितंबर अक्टूबर था, मार्च में चीज़ें हम 72 सीटर का प्लेन उड़ाना शुरू कर देंगे। बाद में फिर डिमांड को देखते हुए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर 180 सीटर भी चलेगा। तो रीवा में पोटेंशियल बहुत से लोग समझ नहीं रहे हैं कि रीवा में कितना पोटेंशियल है हवाई सेवा का, चाहे वो निवेश के लिए हो, चाहे वो पर्यटन के लिए हो, चाहे अन्य गतिविधियों के लिए हो। कॉलेज चौराहे वाली जमीन देखी गई है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन ना हो, तो इसलिए उद्योग विहार में भी जमीन देख रहे हैं कि कोई 1.5 एकड़ की जमीन ऐसी मिल जाए जिसको लोगों ने अलॉट कराया हो, फैक्ट्री न लगाई हो, तो कैंसिल करके IT पार्क को देंगे। वो 30 करोड़ रुपये जो मिल रहे हैं उससे हम IT पार्क वहाँ बना दें। तो ये सारी जो तो कि हम विकास को उस चरण पर पहुँच रहे हैं। पहले तो हम खराब सड़कों को ठीक कराने में ही पूरी ऊर्जा लग गई, बिजली को 24 घंटा करना उसी में लग गया। ये शहर कस्बा नहीं है, महानगर है, यही लोगों को समझाने के लिए बहुत काम करना पड़ा है। लेकिन अब लोग ये समझते हैं कि अब रीवा तेजी से आगे बढ़ रहा है, हवाई अड्डा भी आ रहा है और शानदार पुल पुल की सड़कें, सिंचाई की नहरें, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। अभी 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है और 6 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने के लिए बहुती का जो बैलेंस काम है उसका काम बहुत तेज़ी से शुरू होने वाला है। हमने प्रमुख सचिव ऊंचाई से भी बात की अभी, और फिर 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ रुपये और मंजूर होने वाले हैं, शायद अगले कैबिनेट में आ जाए, मऊगंज क्षेत्र के को सिंचाई देने के लिए। तो जब वो पूरे इलाके में हो जाएगा तो 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचेगा। अभी 3 लाख एकड़ में पहुंचा है, तो आप बाजार की स्थिति देख रहे हैं कितना खरीदी बिक्री बढ़ गई है, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा आता है तो खरीदी बढ़ती है, बिक्री बढ़ती है, उससे व्यापार बढ़ता है, नए नए संस्थान आते हैं, नए नए प्रतिष्ठान आते हैं, और फिर उसमें लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, कहीं 10 लड़के, कहीं 20 लड़के, कहीं 50, कहीं 100। तो वो समझ में नहीं आता है, लेकिन रोजगार बहुत मिलता है लोगों को। मैं तो कई शोरूम्स में जाता हूँ उद्घाटन करने, तो पहले सवाल मैं करता हूँ कितने लोग काम करेंगे यहाँ पर, बताते हैं 20 लोग काम कर रहे हैं, देखिए सब खड़े हैं, इनसे परिचय प्राप्त कर लीजिए। तो जब उनसे परिचय लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये तो कोई पटरा का है, कोई सकरा के हैं, कोई खैरा के हैं। तो सब हमारे यहाँ के बच्चों को काम, नए होटल खुल रहे हैं, नए अस्पताल खुल रहे हैं, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, और उसमें काम करने वाले लोग वही लोग हैं जो हमारे यहाँ के बच्चे छोटी छोटी नौकरी के लिए बाहर जाते थे। तो हमारा रीवा पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार तरक्की की राह पर है। हम ग्लोबल स्किल पार्क का भी अगले कैबिनेट में 200-250 करोड़ रुपए का मंजूरी हमको मिलने वाली है। ग्लोबल स्किल पार्क में ऐसे बच्चे हजारों की संख्या में हर साल निकलेंगे, जो ऐसी ट्रेनिंग लेके निकलेंगे जो आज के आधुनिक मशीनरी को चलाने के लिए, आधुनिक
टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए जिस प्रकार से ट्रेंड बच्चे चाहिए, वो ट्रेंड बच्चे हमारे ITI को तो हमने मॉडल ITI बना दिया, उसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन ग्लोबल स्किल पार्क में और ज़्यादा तकनीक वाले, जैसे पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग में अंतर है और इंजीनियरिंग में और IIT में अंतर है, वैसे ही ITI और मॉडल ITI और ग्लोबल स्किल पार्क में अंतर है। तो यदि हम रीवा में IIT खोल दें इंजीनियरिंग का, तो उसका जो असर है वही स्किल डेवलपमेंट में यदि हम ग्लोबल स्किल पार्क खोल दें, तो वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र का IIT के बराबर का वो एक बड़ा काम है जो रीवा को प्राप्त हुआ है। लगभग 200 करोड़ 250 करोड़ लोग पूरा बन के तैयार होगा। आपको इससे बता दें क्योंकि आज तो ये स्नेह भोज का कार्यक्रम था, लेकिन स्नेह भोज के साथ साथ जो 2-3 दिन के डेवलपमेंट दिल्ली में मंत्रालय में हुए हैं, हमारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 84 पर पैरामेडिकल के और चाहिए डॉक्टर्स तो हमें इतने मिल गए हैं कि हमारे न्यूरो का भी, हार्ट का भी काम चल रहा है। न्यूरो किडनी ट्रांसप्लांट भी हम शुरू करने वाले हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो आवश्यक ट्रेनिंग है हमारे डॉक्टर एक टीम कराएंगे, दूसरी टीम करके आ जाएगी। सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, हमको लाइसेंस मिल जाएगा। तो जैसे रीवा में नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट जो पहले कोई सोच नहीं सकता था कि रीवा में होगा, अब रीवा में होना शुरू हो गया है। मॉड्यूलर रोटी बनने के बाद 20 नी और हिप रिप्लेसमेंट के काम हो चुके हैं। उसी प्रकार से बाईपास सर्जरी हो या एंजियोप्लास्टी हो या ब्रेन के ऑपरेशन हो, और अब किडनी ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगा। डायलिसिस तो हो गई है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती थी, अब वो भी 15-20 दिन में शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ 84 पर की डिमांड इन्होंने भेजी थी, उसकी हमने चर्चा कर ली है और जल्दी वो मंजूरी हो जाएगी। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में हम जो सब सोच रहे हैं कि नागपुर के बराबरी में रीवा पहुँच जाए, यहाँ के लोग बाहर न जाएँ, बाहर के लोग बल्कि इलाज कराने यहाँ पर आएँ, आ भी रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी में बहुत भीड़ है, इसके लिए उन्होंने कहा कि साहब 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी 400 बेड का हो जाना चाहिए। तो उसके लिए 26 करोड़ रुपए और मंजूर कराने की ज़रूरत है। उसकी भी पिछले 2-3 दिनों में हमने बात करके और 1 हफ्ते के अंदर ये सारी स्वीकृतियाँ हमको मिल जाएंगी, फिर उसके टेंडर हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये सारे रीवा को विकास की ऊंचाई पर पहुँचाने का जो एक मन में इच्छा जितना लोगों में है, उससे ज़्यादा हमारे पत्रकार बंधुओं के दिलों में है। तो ये भी होगा। और पिछले पत्रकार वार्ता में आप लोगों ने कहा था कि पिछले जनसंपर्क मंत्री जब बने थे तो सामूहिक स्वास्थ्य बीमा वाली योजना लाई थी, श्रद्धा निधि वाली योजना लाई थी, पत्रकारों को सम्मानित करने वाला काम हुआ था, लेकिन पत्रकारों को भूखंड देने का काम नहीं हो पाया। तो मैंने कल जब विभाग की समीक्षा की तो पहला शुरुआत हमने इसी से की थी कि रीवा के पत्रकारों को मैं भूखंड देना चाहता हूँ। और इस पे तो पहले ही मंशा हमने अपने विभाग में ये डाल दी। हमने कहा भोपाल में 1375 स्क्वायर फीट के भूखंड दिए गए थे। हमने पता किया था कि कितना भूखंड दिया है, बताया कि 1375 स्क्वायर फीट के भूखंड दिए गए थे। हमने कहा कैसे दिए गए थे, उसका क्या तरीका था, क्या सोसाइटी बनाई थी, उनको ज़मीन दी गई थी, सोसाइटी ने जो पैसा लगाया तो उसको डेवलप किया था। तो फिर हमने CPR से बात की, हमने कहा इसको थोड़ा देखिए, क्योंकि ये छोटे से कार्यकाल में यदि ये बड़ा काम हो जाएगा तो ये बड़ा काम होगा, क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु सुबह से शाम तक जिस तरीके से जनता की समस्याओं को और सरकार की खामियों को और सरकार की उपलब्धियों को के बीच में सेतु का काम करते हैं, उसमें यदि इस प्रकार से हम कुछ इस प्रकार की योजना लाके ये काम कर सके तो ठीक होगा। तो अब ये मेरे दिमाग में अब ये बैठ गई है बात। उसके बाद जब सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता हुई थी तो ये बात कही गई थी, अब वो मेरे दिमाग में बैठ गई है बात। तो इसलिए मैं हर स्तर पर बात करके उसका रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे वो ज़मीन का आवंटन होगा, कैसे शासन करेगा, या कलेक्टर करेंगे, क्या करेंगे,
उससे बातचीत की शुरुआत की। कलेक्टर को भी लाइन में लेके हमने बात की वहीं से कि ये काम करना है, कोई गूगल ढूंढिए आप और कैसे अलॉटमेंट होगा। तो उस पर बातें आई, कुछ लोग